आप कोई ना कोई लक्ष्य लेकर, कोई ना कोई रीज़न से इस धरती पर आए हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि वो रीज़न क्या है, वो लक्ष्य क्या है, क्या पाने के लिए आए हैं। तो इतने सारे जितने केस पर हम ज़िक्र कर चुके हैं और अभी जो हम फ़िलहाल रूथ के केस पर ज़िक्र कर रहे हैं, इन सब से ये निकल कर आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत मामूली से दिखते हैं, बहुत छोटे से दिखते हैं देखने में, ऐसे ऐसे हमारे लाइफ लेसन होते हैं और कई बार बड़े अपोजिट भी होते हैं। जैसे एक व्यक्ति का लाइफ लेसन है कि उसे माफ़ करना सीखना है और दूसरे व्यक्ति का लाइफ लेसन है कि उसे माफ़ नहीं करना सीखना है। ये बात अजीब लगती है ना? अजीब नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिए तो समझ में आएगा कि इस प्रकृति की हर चीज़ बैलेंस में चलना पसंद करती है। जहाँ पर भी कोई चीज़ एक्सट्रीम में हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है, वहाँ पर प्रकृति उसका बैलेंस करती है। ठीक इसी तरह से माफ़ कर देना बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इससे आपका कार्मिक अकाउंट नहीं बनता है, आपके अंदर कोई नेगेटिव संस्कार नहीं बनता है, आप अपने अंदर से हल्के रहते हैं, आप इजीली इस जीवन यात्रा को पार कर सकते हैं। ये तो हुआ आपके लिए बेनिफिट। क्यों? क्योंकि जिसने जो कार्मिक अकाउंट बनाया है वो तो प्रकृति क्लियर करेगी ना। आप माफ़ करते हैं उसे या नहीं करते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, फ़र्क पड़ता है, सिर्फ आपके मन को फ़र्क पड़ता है। माफ़ करके आपको खुद को बेनिफिट होता है, लेकिन एक स्थिति इससे उलट भी होती है। अब अगर कोई व्यक्ति एक्सट्रीम में कोई कुछ भी कर रहा है और वो माफ़ी करता चला जा रहा है, माफ़ी करता चला जा रहा है, माफ़ी करता चला जा रहा है, तो ये माफ़ी नहीं है, एक्चुअल में ये डर है। डीप इनसाइड तो वो डर है, लेकिन ऊपर ऊपर से कैसे लग रहा है? ऊपर ऊपर से ऐसे लग रहा है कि उस व्यक्ति का दिल बहुत बड़ा है, वो सबको माफ़ कर रहा है। अब आप परिस्थितियों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी से डर रहे हैं, इसलिए आप किसी को माफ़ कर रहे हैं। हो सकता है ये दुनिया ना जान पाए, हो सकता है चेतन रूप से आप खुद भी ना जान पाएँ, लेकिन आपका अवचेतन मन इस हकीकत को जानता है कि ये माफ़ी दी जा रही है, तो ये व्यक्ति अपने अच्छे हृदय का होने की वजह से, परिस्थितियों को समझने की वजह से माफ़ी दे रहा है, या वो परिस्थितियों से भागने के लिए डर की वजह से माफ़ी दे रहा है। दोनों के बीच में फ़र्क है। तो ये एक एग्जाम्पल है, इससे हम समझ सकते हैं कि जीवन में इतने सारे आपके लाइफ लेसन हैं। अगर आपने जीवात्मा जगत की बुक पढ़ी है तो उसमें रतु और विस्पी की एक लाइन आती है जिसमें वो कहते हैं कि बेहिसाब लाइफ लेसन होते हैं जिनको हमने क्लियर करना होता है और हम सोच भी नहीं सकते हैं कि वो कैसे कैसे होते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं रूथ के केस पर। रूथ के केस का जिक्र मैं पिछली 2-3 कड़ियों में मैंने किया है। अगर आप रूथ के केस को समझना चाहते हैं तो आप पीछे की कड़ियों पे जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से भी समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जीवन यात्रा कैसी होती है, किस तरीके से हम लोग अपने कार्मिक अकाउंट्स को बनाते हैं और ख़त्म करते हैं और फिर सीखते हैं और ग्रो करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अब अगर थोड़ा सा पीछे जाएँ तो हमने देखा कि रूथ की जो सास है वो इस जन्म में उसकी सास है, लेकिन पूर्व जन्म में वो उसकी एक विश्वासघाती दोस्त इस रूप में भी रह चुकी है। और जो रूथ का एक नेचर था बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेने का, एक तरह से इस प्रकृति ने उसकी सास को ये जिम्मेवारी सौंपी थी कि वो रूथ की परीक्षा ले, कि मतलब इस तरह की परिस्थितियाँ वो क्रिएट कर दे रूथ के लिए कि रूथ ने बहुत जल्दी किसी पर विश्वास करने का जो नेचर है वो उसका ठीक हुआ या नहीं हुआ। ये काम एक तरह से उसकी सास का जो रोल था ना उसके जीवन में, ये एक तरह से उसकी परीक्षा लेने वाला रोल था। खैर, अब यहाँ पर हम रूथ के बहुत सारे बर्थ का जिक्र कर रहे हैं। वो तो चलो एक बर्थ था, उसकी सास ने एक रोल प्ले किया, वो आज भी एक रोल प्ले कर रही है उसकी लाइफ में। अब थोड़ा आगे चलते हैं। जैसा कि हमें पता है कि रूथ एक बहुत ज़्यादा संवेदनशील, क्रोधी और भावुक किस्म की महिला है। तो अब रूथ के जो बहुत ज़्यादा उलझे हुए जो कार्मिक अकाउंट है ना, उनके ऊपर आते हैं। रूथ का जो आत्मिक साथी है उसका झुकाव रूथ की तरफ है, क्योंकि वो उसके इन गुणों के प्रति आकर्षित हो रहा है। गुण कह लीजिए या आप गुण कह लीजिए, संवेदनशील होना, क्रोधी होना, भावुक होना। लेकिन वो जो खुद वो व्यक्ति है वो बहुत हठी, बहुत ज़्यादा स्पष्ट बोलने वाला और बहुत दृढ़ निश्चय वाला, इस तरह का व्यक्ति है उसका आत्मिक साथी।
अब ऊपर ऊपर से आप देखेंगे ना तो आप पाएंगे रूथ और रूथ का प्राथमिक आत्मिक साथी, इन दोनों के बीच में ना नेचर वाइज काफ़ी डिफरेंस है। तो जैसे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं ये लाइफ में, इस तरह का कुछ रोल है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ अति में हो जाए तो भी गलत होता है ना, उसको बैलेंस में होना जरूरी है। तो यहाँ पर दो लोग हैं, रूथ है, रूथ का प्राथमिक आत्मिक साथी है, दोनों के नेचर में बड़ा डिफरेंस है। रूथ है एक भावुक महिला, संवेदनशील महिला, लेकिन साथ साथ क्रोधी भी। और उसका जो आत्मिक साथी है वो है बहुत ज़्यादा हठी, बहुत ज़्यादा स्पष्ट बोलने वाला, लेकिन साथ साथ दृढ़ भी। तो दोनों एक दूसरे को एक तरह से सहारा देने का काम कर रहे हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण आत्मा है रूथ की लाइफ में, वो है रूथ का भाई एंडी। आज की तारीख में तो जो उसका भाई है वो बहुत भावुक है, अच्छे दिल का इंसान है। आज की तारीख में वो उसका भाई है, लेकिन पास्ट बर्थ में वो एक अंतिम शताब्दी में उसने एक औरत का रोल प्ले किया था। आज वो उसका भाई एंडी है, लेकिन पास्ट बर्थ में वो एक महिला था। और रूथ जो आज उसकी बहन है वो उसका पति भी थी। एक इस तरह का जीवन भी उसमें जिया है, जिसमें आज के भाई बहन ने, इनके जेंडर भी चेंज हो गए थे और इनका रिश्ता भी चेंज हो गया था। आज ये भाई बहन है, उस वक्त ये पति पत्नी थे। आज जो भाई है वो पत्नी था और रूथ उस वक्त पति के रूप में थी। लेकिन उस वक्त रूथ ने एक तरह से कह लीजिए अपनी पत्नी के साथ यानी एंडी के साथ धोखा किया था, आप ये कह सकते हैं। तो ऐसे धोखा कहना सही नहीं है, लेकिन कह सकते हैं। जैसे कि उस बर्थ में जो रूथ पति के रूप में थी, उसका झुकाव एक और पुरुष था उसके प्रति था। यानी उस बर्थ में रूथ एक गे पुरुष के रूप में थी। इसलिए इस चीज़ को हम थोड़ा अलग नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि एक पुरुष का किसी दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षण होना, ये धोखा देना अलग चीज़ है। ये एक कुछ प्राकृतिक रूप से ऐसा आकर्षण कुदरत ने उनके अंदर पैदा किया है, ये अलग चीज़ है। तो इस तरह का भी रोल प्ले करा है रूथ ने। लेकिन रूथ के गे होने की वजह से उस बर्थ में जो रूथ का भाई एंडी है, आज की तारीख में एंडी है, हम आज की तारीख के नाम ले रहे हैं, एंडी और रूथ का जो वैवाहिक जीवन था उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अब आज की तारीख में रूथ ये महसूस करती है कि एंडी ने वो एक बहुत ही असाधारण साथी है, उसका कार्मिक साथी है, बहुत ही असाधारण साथी है। उसका जो रोल रहा है, एंडी का रोल रहा है रूथ की लाइफ में आशा को भरना, उसे शांत रहते हुए, हर दिन के महत्व को समझते हुए, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हुए, एक अच्छे हृदय के साथ जीवन में जो हंसने मुस्कुराने का जो महत्व होता है उसे समझना, इस तरह का एक रोल आज की तारीख में एंडी रूथ की लाइफ में प्ले कर रहा है। अब देखिए, पास्ट बर्थ में जब ये पति पत्नी के रूप में रहे होंगे और रूथ एक गे पुरुष था उस बर्थ में, तो कितना इनका वैवाहिक जीवन कितना खराब रहा, कितने लड़ाई झगड़े हुए होंगे। लेकिन हकीकत में मतलब उस वक्त लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन आज की तारीख में वो उसका बहुत अच्छा साथी है। वो चाहता है कि वो जीवन में हर दिन के महत्व को समझे, जीवन में आनंद ले, खुश रहना कितना ज़रूरी है इस चीज़ के महत्व को समझे। और एंडी तो इतना ज़्यादा उसके साथ एक सकारात्मक साथी है उसका कि पास्ट बर्थ में भी जब वो पति पत्नी के रूप में थे तब भी एंडी ही सहनशीलता का परिचय देता था। रूथ गलत थी, लेकिन क्योंकि रूथ गे थी, लेकिन एंडी उस वक्त भी उसको सहन करता था, उस वक्त भी उसे खुश रखने की कोशिश करता था और खुश रहने की कोशिश करता था। ये एंडी की व्यक्तित्व की एक पॉजिटिविटी है, ये उसका एक प्लस पॉइंट है। उस वक्त में जो रूथ की लाइफ थी उसमें ट्रेजेडी भी बहुत थी। क्यों? क्योंकि रूथ जिस लड़के को पसंद करता था, उस लड़के ने बाद में रूथ को एक तरह से धोखा दिया कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तो पुरुष तो आपस में विवाह कर नहीं सकते थे, तो उसने किसी और महिला के साथ शादी कर ली थी। अब देखिए, ये बात सही है कि जो उसका आत्मिक साथी था, वो पुरुष मित्र, उससे शादी ना होना ये उसके लिए एक असंतोष का विषय था। वो खुश नहीं थी रूथ इस बात से। लेकिन इस तरह के बहुत सारे माध्यम डॉक्टर न्यूटन के पास आए हैं जिन्होंने जानबूझकर अपनी पिछली कई जिंदगियों में 3-4 अलग अलग आत्माओं को अदल बदल कर अपना लाइफ पार्टनर बनाया है, ताकि वो जो अपने लिए चुनौतियां सोच कर आए हैं उनका सामना कर सकें।
अब ये जो माफ़ी का महत्व होता है ना, अगर थोड़ा सा बात को समझेंगे तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, अब हम रूथ और एंडी इनकी लाइफ का जिक्र करते हैं। आज की तारीख में रूथ एक बहुत ज़्यादा भावुक महिला है और उसका भाई एंडी वो उसको एनकरेज करता है कि अपनी भावुकता को वो पॉजिटिव तरीके से यूज़ करे और ज़िंदगी में आनंद को, खुशी को, हर दिन को जिंदा दिली से जीना और खुश रहना, इस चीज़ को अपने जीवन में शामिल करें। भावुक लोग आमतौर पर दर्द ज़्यादा महसूस करते हैं, तो एंडी इस चीज़ से उसको बाहर निकालने की वजह बन रहा है। अब देखा जाए, एंडी के साथ पास्ट बर्थ में रूथ ने कोई अच्छा थोड़ी किया था, क्योंकि रूथ तो गई थी उस बर्थ में। तो एक पत्नी के रूप में जब एंडी उसकी लाइफ में था तो एक तरह से उसने उसको धोखा दिया था, लेकिन एंडी ने उसको दिल से माफ़ कर दिया होगा। ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़रूर एंडी ने अपने दिल में गांठ नहीं रखी रूथ के प्रति, इसीलिए इस बर्थ में भी एक पॉजिटिव तरीके से उनका लाइफ में एक दूसरे की एंट्री हुई। अब यहाँ पर एक चीज़ पे गौर कीजिए कि रूथ भावुक महिला के रूप में है। क्यों? क्योंकि पास्ट बर्थ में भी जब वो पुरुष के रूप में थी तब भी वो भावुक थी, ये उसकी एक कमज़ोरी है। यानी अपनी इस कमज़ोरी पर जीत हासिल करना उसका लाइफ लेसन हो सकता है। रूथ का लाइफ लेसन हो सकता है कि वो अपनी भावुकता के ऊपर आसानी से किसी पर भी विश्वास कर लेना, बहुत ज़्यादा भावुक होना, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना, इस चीज़ के ऊपर काम करे, इस चीज़ को ठीक करे। और इसके बावजूद कि उसके इसी बहुत ज़्यादा संवेदनशील और भावुक होने के नेचर की वजह से, किसी और पुरुष को प्यार करने के नेचर की वजह से, जो उसका भाई एंडी है एक बर्थ में उसके द्वारा भावनात्मक रूप से सताया भी गया है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि एंडी ने रूथ को माफ़ कर दिया, तो आज एंडी की लाइफ में, वर्तमान का जो एंडी है उसकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। उसका कोई गलत कार्मिक अकाउंट तैयार नहीं हुआ रूथ के साथ। हाँ, लेकिन रूथ का लेसन वहीं का वहीं है। उसने सीखना है अपने संवेदनशील होने और बहुत ज़्यादा भावुक होने को ठीक करना, उसने सीखना है। अब इस चीज़ से क्या चीज़ निकल कर सामने आती है कि अगर आप किसी के लिए दुर्भावना नहीं रख रहे हैं, सब कुछ चलता है लाइफ में, परिस्थितियाँ हैं, लोग हैं, झगड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन दिल से अगर माफ़ कर दिया है, दिल में गांठ नहीं बनाई है, तो आपका कार्मिक अकाउंट नेक्स्ट बर्थ में खुलेगा। लेकिन आपका दिल हल्के का हल्का, आपको कोई दिक्कत नहीं है। परिस्थितियाँ आएंगी, वो लोग भी आएंगे, वो कार्मिक अकाउंट भी खुलेंगे जो आपने बनाए हैं, लेकिन क्योंकि दिल पे बोझ नहीं लिया है इसलिए वो इजीली आएंगे, इजीली चले जाएंगे। जैसे एंडी के साथ हुआ। क्यों? क्योंकि एंडी ने तो अपनी पत्नी के रूप में भी जब रूथ उसके पति के रूप में था तब उसने गलत किया, लेकिन उसने माफ़ करा, तब भी माफ़ करा। तो आज दोनों भाई बहन के रूप में एक सकारात्मक रिश्ता है। एंडी के मन में कोई दुर्भावना नहीं है, उसका मन हल्का है, लेकिन रूथ का लेसन वहीं का वहीं है। रूथ अपने लेसन को पूरा कर रही है। यानी कि यहीं से समझ लीजिए माफ़ी कितनी महत्वपूर्ण होती है कि माफ़ कर देने से आपका कार्मिक अकाउंट नहीं बन रहा, आप हल्के के हल्के हैं, अगले बंदे ने तो जो चुकतू करना ही है। इसी तरह से और भी बहुत सारी आत्माएं हैं जो रूथ के लाइफ में कनेक्टेड हैं, उनके भी अपने अपने अलग अलग रोल हैं। अब हमने देखा ना, इसके भाई का भी कुछ रोल है, वो भी कुछ सिखाने आया है। उसकी सास का भी कुछ रोल है उसकी लाइफ में, वो भी कुछ सिखाने आई है। तो देखिए, जैसे वही कहा था ना कि एक धागा है, आसपास के 10 धागे भी उसी से कनेक्टेड हैं। तो लाइफ में सास के रूप में एक आत्मा है, एक भाई के रूप में आत्मा है, ये सब सिखाने का रोल प्ले कर रही हैं उसको। हकीकत में ये सारी की सारी उसको जो लाइफ लेसन है ना, एक ही उसका जो लाइफ लेसन समझ में आया है, वो हो सकते हैं और भी कई लाइफ लेसन उसके हो सकते हैं, लेकिन मेन जो उसका लाइफ लेसन है उसको चेक करने का काम दिया क्या दोनों को। एंडी तो उसको ग्रो करने का काम कर रहा है, उसके लाइफ लेसन तक ले जाने का। उसको वो बहुत ज़्यादा कोमल स्वभाव की कह लीजिए, या क्या बोलेंगे इसे, कि बहुत ज़्यादा जो संवेदनशील है, इस चीज़ को ठीक करने के लिए है। और जो अटारिया है उसकी सास, रूथ की सास आज की बर्थ में, वो एक तरह से उसका पेपर ले रही है। वो टीचर की तरह है, टीचर की तरह कह लीजिए, हाँ पेपर ही लेना कह दीजिए, क्योंकि वो घटना चक्र निर्मित कर रही है, चेक कर रही है रूथ को कि भैया तू कितनी सक्सेसफुल हुई है अपने सहज विश्वासी और संवेदनशील स्वभाव को ठीक करने में। वो इस तरह का रोल प्ले कर रही है। अब ये तो एक रूथ की लाइफ है, आगे भी हम रूथ के लाइफ में बहुत सारे करैक्टर हैं, उनका जिक्र करेंगे, लेकिन अब रूथ की लाइफ को साइड हटाइए और अपनी लाइफ पर आ जाइए।
थोड़ा सा गौर कीजिए, आपके आसपास जो लोग हैं जो अलग अलग परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं और आपको अलग अलग चीज़ें सिखाने की वजह बन रहे हैं, तो देखिए, ध्यान से देखिए वो आपको क्या सिखाने की वजह बन रहे हैं। क्योंकि जब आप रूट तक पहुंच जाएंगे ना, तो वो व्यक्ति जो आपको सिखाने की वजह बन रहा है ना, उस व्यक्ति से आपकी शिकवे शिकायतें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में खेल चल रहा था मेरे को मेरे लाइफ लेसन के नज़दीक पहुंचाने का, और जितना जितना मैं उसके करीब पहुंचता जा रहा हूं, उस व्यक्ति का रोल मेरी लाइफ से खत्म होता जा रहा है, और है भी तो उसका असर खत्म होता जा रहा है। जैसे एक टीचर क्लास में आता है, उसने मान लीजिए 10 तक की गिनती सिखाई। जिस बच्चे ने, क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से 5 बच्चों ने अगर गिनती सीख ली, तो अब टीचर उनको थोड़े कुछ कहेगा, वो तो वहीं रहेगा, क्लास में रहेगा, बाकी बच्चों को 10 तक की गिनती सिखाएगा, वो तो सीख चुके हैं, उनको कुछ थोड़े ना कहेगा। तो उसके क्लास में होने से बाकी के 5 बच्चे जो गिनती सीख चुके हैं, उन्हें क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब ठीक इसी तरह से आपकी लाइफ में जो घटना चक्र क्रिएट हो रहे हैं, जो लोग क्रिएट कर रहे हैं, जैसे जैसे आप अपने लाइफ लेसन के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं, आप रूट कोर्स तक पहुंचते जा रहे हैं, जितना जितना आप उसमें सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, उतना उतना वो लोग, वो परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में चाहे रहें, लेकिन अपने दिल पर जो उसका असर होना है ना, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही जैसे कि क्लास में टीचर जी सिखा तो रहे हैं 1 से 10 तक की गिनती, लेकिन जो बच्चे सीखे बैठे हैं उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो ईजी बैठे हैं। सीखने की मेहनत किसने करनी है? उनको, जिनको नहीं आता। ऐसे ही अपने आसपास के लोगों को चेक कीजिए, वो आपको कौन सा लाइफ लेसन सिखाने के लिए आए हैं। जैसे जैसे आप उसके करीब पहुंचते जाएंगे, वो लोग चाहे आपकी लाइफ में रहें, वो घटना चक्र चाहे आपकी लाइफ में रहें, लेकिन उनकी वजह से लाइफ में होने वाला जो दुख है वो नहीं रहने वाला। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। अगर आप मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में जानकारी, तथ्यों के आधार पर, जो सत्य लोगों के अनुभव है उसके आधार पर जानना चाहते हैं, तो एक बार सेकंड चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप कोई ना कोई लक्ष्य लेकर, कोई ना कोई रीज़न से इस धरती पर आए हैं।